चलिए आइए आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे किसी नए टॉपिक के बारे में। इससे बैक क्लास में जो है हम लोग चर्चा कर चुके थे 1919 ईस्वी के एक्ट के बारे में, और 1919 ईस्वी के एक्ट से क्या क्या फैक्ट बन रहा था उन सारे फैक्टों के बारे में जाने थे। तो आज जो है अपने सब भाई का कोई नया टॉपिक बनता है तो वो बनता है 1935 ईस्वी के एक्ट से। और 1935 ईस्वी के एक्ट से क्या क्या क्वेश्चन बनता है जरा उसको भी देख लेते हैं। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। आइए जरा देखते हैं कि 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से क्या क्या क्वेश्चन जो है बनता है, जरा उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले कंडीशन में तो एक चीज जानने का कार्य करेंगे कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो भारतीय संविधान है ना, प्रेजेंट टाइम में भारतीय संविधान का आधार यदि किसी एक्ट को माना जाए तो वह 1935 ईस्वी के एक्ट को माना जाता है, क्योंकि वर्तमान जो भारत का संविधान है, ये वर्तमान भारत के संविधान में जो है अधिकांश भाग यदि कहीं से लिए गए हैं तो वह 1935 ईस्वी के एक्ट से लिए गए हैं। इस कारण से जो है ये एक्ट हम लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कहा जाए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये एक्ट अपने सब भाई को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। तो आइए जरा देखते हैं कि इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल करके आ रहा है। सबसे पहले कंडीशन में तो जानने का कार्य करेंगे कि इस समय यदि ब्रिटेन के राजा कोई थे तो ब्रिटेन के राजा का नाम था जॉर्ज पंचम। ब्रिटेन के राजा यदि इस एक्ट के समय कोई थे तो ब्रिटेन के राजा का नाम था जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम। दूसरा, जब आपसे पूछेगा कि इस एक्ट के समय भारत में अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत में गवर्नर जनरल यदि कोई व्यक्ति थे तो उन व्यक्ति का नाम था लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन। तो यहां से ये बात को भी जान गए कि 1935 ईस्वी के एक्ट के समय ब्रिटेन के राजा कोई थे तो ब्रिटेन के राजा का नाम था जॉर्ज पंचम, और उस समय भारत में कोई अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे तो अंग्रेजी गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड वेलिंगटन। लेकिन एक चीज और भी जानेंगे कि इस एक्ट को जो है किसी अन्य उपनाम से जाना जाता है, तो इस एक्ट को कहा जाता है मील का पत्थर। मील का पत्थर। मील का पत्थर कहा जाता है। तो आप कहिएगा कि आखिर इसे जो है मील का पत्थर क्यों कहा जाता है, तो जरा इसके बारे में जानिए। क्योंकि अभी जस्ट जो है सब भाई इस बात को जाने थे कि भारतीय संविधान पर जो है सबसे ज्यादा प्रभाव यदि किसी एक्ट का पड़ा है तो वह 1935 ईस्वी के एक्ट का पड़ा है। और जब 1935 ईस्वी के एक्ट का प्रभाव सर्वाधिक रूप से पड़ा है तो इससे जो है काफी कहा जाए कि भारतीय संविधान में परिवर्तन होने का कार्य हुआ, और परिवर्तन होने के कारण जो है इसी कारण से इसे कहा जाता है मील का पत्थर। तो जब भी आपको पूछ देगा कि भारतीय संविधान पर जो है सर्वाधिक जो है प्रभाव किस एक्ट का पड़ा है, तो इस एक्ट का नाम है आपका 1935 ईस्वी का एक्ट, और 1935 ईस्वी के एक्ट को जो है भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो यहां से ये चीज समझ गए। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या बात आता है जरा उसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये जो 1935 ईस्वी का जो एक्ट था, इस एक्ट में जो है कहा जाए कि कुल भाग कितने थे,
तो उस भाग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उसके बाद पूछ देता है कि इस एक्ट में कुल अनुच्छेद की संख्या कितनी थी और अनुसूची कितनी थी, तो जरा उसके बारे में जानते हैं। इस एक्ट में यदि आपको जब पूछेगा कि अनुसूची की संख्या तो अनुसूची की संख्या यदि है तो अनुसूची की संख्या है आपका 10। उसके बाद जब आपको पूछेगा कि इस एक्ट में भाग की संख्या कितनी है, तो इस एक्ट में जो है कुल भाग थे 14। और साथ ही साथ जानेंगे अनुच्छेद जब आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे अनुच्छेद की संख्या कुल थी 321। तो यहां से ये चीज भी जान गए कि 1935 ईस्वी के एक्ट के समय जो है एक्ट में अनुसूचियों की संख्या थी 10, भाग की संख्या थी 14 और साथ ही साथ ये भी जान गए कि अनुच्छेद की संख्या थी 321। अब आते हैं थोड़ा आगे और भी बात करते हैं कि इस एक्ट के तहत क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्य किया गया था। इस एक्ट के बारे में जानेंगे कि इस एक्ट के तहत जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। तो यहां से ये भी जान गए कि इस एक्ट के तहत जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। आप कहेंगे कि भैया ये अखिल भारतीय संघ क्या होता है, जरा इसके बारे में समझाइए। तो आइए जरा इसे भी डिटेल्स में समझते हैं। एक बात जानेंगे कि अखिल भारतीय संघ के अंतर्गत इस बात का प्रावधान किया गया था कि संपूर्ण भारत को केंद्र और राज्य में विभाजित करना है। यानी एक जो है मूल पाठ केंद्र होगा और जो है छोटे छोटे कहा जाए कि राज्य होंगे, छोटे छोटे प्रांत होंगे। तो इसमें जो है संपूर्ण भारत को केंद्र और राज्य में विभाजित करके शक्तियों का भी विभाजन करना है। तो इसी को कहा जाता है अखिल भारतीय संघ। तो यहाँ से ये भी जान गए कि जैसे मान लेते हैं कि ये कोई सेंटर है और इसके चारों ओर जो है राज्य होंगे, तो ये चारों ओर जो राज्य हैं तो इस जो है केंद्र और राज्य को अलग अलग कर दिए और केंद्र और राज्य को अलग अलग करने के बाद इसके बीच शक्तियों का विभाजन कर दिए। तो यही आपका जो है अखिल भारतीय संघ कहलाया। लेकिन इसके तहत एक चीज और भी आपको क्या प्रावधान रखा गया था, जरा उसको समझते हैं। इसके तहत कहा गया था कि संपूर्ण भारत में जो है कहा जाए कि 11 प्रांत होंगे। 11 प्रांत होंगे, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होंगे, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होंगे और साथ ही साथ कहा गया कि देसी रियासत होगा। आइए जरा इस जो है प्रांत और साथ ही साथ चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और देसी रियासत के बारे में जान लेते हैं कि क्या है। प्रांत जो है अभी समझिए जिस प्रकार से आपके देश में छोटे छोटे राज्य हैं ना, तो उसी तरह से जो है उस समय जो है इस राज्य को प्रांत का दर्जा दिया गया था, यानी प्रांत के नाम से पुकारा जाता था। जिस तरह से अभी आपके देश में केंद्र शासित प्रदेश है, तो ठीक उसी प्रकार से समझिए कि अंग्रेजों के शासनकाल में उस क्षेत्र को चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कहा जाता था। और ये देसी रियासत क्या था कि हमारे देश में जो है राजाओं का भी अपना एक क्षेत्र होता था और राजाओं का जो अपना एक क्षेत्र होता था तो उस क्षेत्र को किसी नाम से पुकारा जाता था, तो वह देसी रियासत के नाम से पुकारा जाता था। तो जब भी आपको पूछ देगा कि किस एक्ट के तहत जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, तो आप बोलेंगे 1935 ईस्वी का एक्ट। लेकिन यह स्थापित नहीं हो चुकी थी। यह स्थापित नहीं क्यों हुई थी, जरा इसको समझते हैं। इनका कहना था कि संपूर्ण भारत 11 प्रांत में तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होंगे,
तो ये दोनों भी मिलकर के एक संघ बना और साथ ही साथ देशी रियासत को मिला करके एक संपूर्ण देश में संघ बनाना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या प्रावधान किया गया कि देशी रियासत अगर चाहे मिलना तो इस संघ में मिल सकती है, और जो है देशी रियासत नहीं चाहे तो वह नहीं भी मिल सकती है, उस पर कोई जो है कहा जाए कि दबाव नहीं डाला जाएगा। जिस कारण से देशी रियासत जो है इसमें मिलने का कार्य नहीं किया, और देशी रियासत जब मिलने का कार्य नहीं किया तो यह संघ का निर्माण नहीं हुआ। तो यहाँ से ये चीज भी जान गए। लेकिन इतना आप याद रखेंगे कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान यदि किसी एक्ट के तहत किया गया था तो उस एक्ट का नाम था 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। तो यहां से ये भी जान गए। अब आगे बात करते हैं 1935 ईस्वी के एक्ट के बारे में क्या क्या फैक्ट आता है। 1935 ईस्वी के एक्ट के बारे में जानेंगे कि जो है यदि कोई कार्य किया गया था तो प्रांतों में जो है प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। समाप्त कर दिया गया था। तो आइए, यानी प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन इससे बैक क्या सब भाई पढ़े थे एक एक्ट के बारे में, और वो एक्ट था वर्ष 1919 ईस्वी का एक्ट। और वर्ष 1919 ईस्वी का जो एक्ट आया था उस एक्ट के तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लाया गया था। जब आपसे पूछेगा कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को किस एक्ट के तहत लाया गया तो आप बोलेंगे 1919 ईस्वी का एक्ट। लेकिन जब आपसे ये पूछ देगा कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किस एक्ट के तहत किया गया था तो आप बोलेंगे 1935 ईस्वी का एक्ट। और साथ ही साथ जो है ये भी आप जान लीजिए कि जो है इसी एक्ट के तहत वर्ष 1937 में प्रांतों में चुनाव करवाया गया था। प्रांतों में चुनाव करवाया गया था। तो यहां से ये भी जान गए कि जब आपसे पूछेगा कि प्रांतों में चुनाव कब करवाया गया तो आप बोलेंगे वर्ष 1937 ईस्वी। लेकिन किस एक्ट के तहत तो आप बोलेंगे वर्ष 1935 ईस्वी का जो है एक्ट जो है इस एक्ट के तहत जो है प्रांतों में चुनाव करवाया गया था। और साथ ही साथ ये भी आप जान लीजिए कि जो है प्रांतों में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो ये भी जान गए, जिसको अभी आप जो है इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं पीएससी। जैसे अभी मान लीजिए बिहार लोक सेवा आयोग है तो उसको बोलते हैं बीपीएससी। यदि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है तो आप बोलते हैं एमपीपीएससी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है तो आप उसे बोलते हैं यूपीपीएससी। तो उसी तरह से जो है प्रांतों में लोक सेवा आयोग का गठन यदि किसी एक्ट के तहत किया गया था तो उस एक्ट का नाम था 1935 ईस्वी का एक्ट। लेकिन इससे पहले क्या पढ़े थे 1919 ईस्वी के एक्ट के तहत संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग जब आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे 1919 ईस्वी का एक्ट। लेकिन प्रांत में लोक सेवा आयोग जब आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे 1935 ईस्वी का एक्ट। क्योंकि इससे बैक क्लास में सब भाई पढ़ चुके थे कि 1919 ईस्वी के एक्ट के तहत जो है ली आयोग के सुझाव पर जो है वर्ष 1926 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। लेकिन प्रांतों में लोक सेवा आयोग का गठन जो है 1935 ईस्वी के एक्ट के तहत किया गया था। तो यहां से ये बात को भी जान गए।
अब थोड़ा और भी देखते हैं कि इस एक्ट के तहत जो है क्या किया गया था। तो देखते हैं, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा, और वो याद क्या रखना पड़ेगा कि अभी जो आपके देश में जो है केंद्रीय बैंक जिस तरह से अपने सबको पूछ देता है कि भारत का जो है एकमात्र केंद्रीय बैंक, और किसी भी यानी कहा जाए कंट्री में बैंकों का यदि बैंक आप कहेंगे तो वो जो है होता है आपका केंद्रीय बैंक कहलाता है। और केंद्रीय बैंक जो है जिसे आप किसी नाम से जानते हैं तो उसे कहा जाता है आरबीआई। आरबीआई, और आरबीआई का जब भी फुल फॉर्म तो पूछेगा तो आप कहेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां से ये बात भी जान गए। तो आरबीआई जो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, एक और भी क्वेश्चन याद रखेंगे, कंपटीशन में पूछ देता है कि अमेरिका के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है। तो अमेरिका के केंद्रीय बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक। लेकिन भारत का जो है केंद्रीय बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, एक चीज जानने का कार्य करेंगे, इसी एक्ट के तहत की गई थी। 1935 ईस्वी के एक्ट के तहत ही की गई थी। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि जो है वर्ष क्या, तो आप बोलेंगे वर्ष 1934 ईस्वी, वर्ष 1934। आरबीआई की स्थापना 1934 ईस्वी में। एक्ट पूछेगा तो बोलेंगे 1935 ईस्वी में। लेकिन जब पूछेगा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 ईस्वी में। तो 1949 ईस्वी में जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो यहां से ये बात भी जान गए कि आरबीआई की स्थापना जब पूछेगा तो वर्ष 1934 ईस्वी। जब पूछेगा हमारे देश में केंद्रीय बैंक जिसका नाम की आरबीआई है, तो आरबीआई का स्थापना किस एक्ट के तहत, तो आप बोलेंगे वर्ष 1935 ईस्वी का एक्ट। और जब पूछेगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो राष्ट्रीयकरण किया गया था वर्ष 1949 ईस्वी में। तो यहां से ये भी जान गए। अब और भी देखते हैं कि आगे क्या क्या बात आता है, जरा उसको देखते हैं। इससे बैक क्लास में पढ़े थे कि जो है पहले जो चुनाव होता था तो चुनाव में जो है सीमित लोगों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन इस एक्ट के तहत जो है मताधिकार के क्षेत्रों में जो है विस्तार किया गया। तो जब भी आपको पूछेगा यानी ज्यादा से ज्यादा लोग जो है यानी मतदान करें, यदि इस चीज का प्रावधान किसी एक्ट के तहत किया गया था तो उस एक्ट का नाम था 1935 ईस्वी का एक्ट। तो यहां से ये भी जान गए कि मताधिकार के क्षेत्र में विस्तार किया गया। तो लीजिए यहां से ये भी जान गए कि मताधिकार के क्षेत्र में विस्तार यदि किसी एक्ट के तहत किया गया तो वो है आपका वर्ष 1935 ईस्वी का एक्ट। और साथ ही साथ ये भी जान लेंगे कि बैक क्लास में आपने मेरे साथ पढ़ा था कि जो है मताधिकार के क्षेत्र में विस्तार के साथ साथ ये भी पढ़े थे कि सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए जो सीटों का जो आरक्षण किया गया था उसमें वृद्धि की गई। तो यहां से ये भी जान लीजिए सांप्रदायिक निर्वाचन के क्षेत्र में विस्तार किया गया। और एक चीज जानेंगे, इससे पहले क्या पढ़े थे कि मुस्लिमों के लिए अलग जो है निर्वाचन व्यवस्था रहेगा, सिख के लिए अलग रहेगा, ईसाई के लिए अलग रहेगा। तो ये सब जो है बैक क्लास में चर्चा किए थे। लेकिन जब आपको पूछेगा कि किस एक्ट के तहत दलित
महिला तथा मजदूर के लिए सीटों का आरक्षण किया गया था। तो आप बोलेंगे 1935 ईस्वी का एक्ट, और इस 1935 ईस्वी के एक्ट के तहत जो है दलितों के लिए अलग सीटों का आरक्षण किया गया था, महिलाओं के लिए जो है अलग सीटों का आरक्षण कर दिया गया था, और मजदूर वर्ग के लोगों के लिए भी जो है अलग सीटों का आरक्षण किया गया था। तो यहाँ से ये बात को भी जान गए, जब आपसे पूछ देगा कि मताधिकार के क्षेत्र में विस्तार किस एक्ट के तहत किया गया, तो आप बोलेंगे मताधिकार के क्षेत्र में विस्तार जो है 1935 ईस्वी के एक्ट के तहत किया गया। और साथ ही साथ ये भी जाने कि सांप्रदायिक निर्वाचन के क्षेत्र में वृद्धि की गई, विस्तार किया गया। तो वह अब जो है इससे पहले मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब के लिए सीट का आरक्षण था, अब उसी को बढ़ा के कर दिया गया, दलितों के लिए भी सीट दे दिया गया, महिलाओं के लिए भी सीट दे दिया गया, और साथ ही साथ मजदूरों के लिए भी जो है सीटों का आवंटन कर दिया गया। तो यहाँ से ये चीज जान गए। अब आगे क्या आता है जरा और थोड़ा देख लेते हैं। इस एक्ट के तहत जानने का कार्य करेंगे कि जो है अभी प्रेजेंट टाइम में जब आप भारतीय संविधान पढ़ेंगे ना, तो भारतीय संविधान में 3 आर्टिकल है, और वह 3 आर्टिकल है। तो एक आर्टिकल का नाम है 352, एक आर्टिकल का नाम है 356, और एक आर्टिकल का नाम है 360। ये तीनों आर्टिकल के बारे में जानेंगे। यदि ये तीनों आर्टिकल में किसी चीज का वर्णन है तो वो वर्णन है आपातकाल का वर्णन है, आपातकाल का वर्णन है। यानी तो जब आपातकाल का वर्णन है तो आपसे पूछेगा कि यह आपातकाल का वर्णन, एक चीज जानेंगे, आपातकाल का वर्णन किस एक्ट से लिया गया है। तो आपातकाल का वर्णन यदि किसी एक्ट से लिया गया है तो उस एक्ट का नाम है 1935 ईस्वी का एक्ट। यहां से ये भी जान गए। उसके बाद और भी जानेंगे कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति यदि किसी एक्ट के तहत प्राप्त हुई है तो उस एक्ट का नाम है 1935 ईस्वी का एक्ट। लेकिन इससे बैक जो है अपना सब भाई जिस समय 1861 ईस्वी का एक्ट पढ़ रहे थे, तो 1861 ईस्वी के एक्ट में अपना लोग पढ़े थे कि वायसराय को या गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति यदि प्राप्त हुई थी तो 1861 ईस्वी के एक्ट के तहत प्राप्त हुई थी। लेकिन जब पूछेगा कि हमारे देश में राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस एक्ट के तहत प्राप्त हुई थी, तो आप बोलेंगे 1935 ईस्वी का एक्ट। इस एक्ट के तहत जो है देश में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई है। और साथ ही साथ ये भी जान लेंगे इसी एक्ट के तहत ब्रिटेन की सर्वोच्चता स्थापित की गई थी। तो यहां से ये बात को भी जान गए कि ब्रिटेन की सर्वोच्चता जो है यानी ब्रिटेन ही सबसे ऊपर रहेगा, इस बात का जो है निर्णय किसी एक्ट में लिया गया था। तो उस एक्ट का नाम था 1935 ईस्वी का एक्ट। तो यहाँ से ये भी जान गए कि आपातकाल का वर्णन किसी एक्ट से लिया गया है प्रेजेंट टाइम के संविधान में, तो वो आपका है 1935 ईस्वी का एक्ट। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति यदि प्राप्त हुई है किसी एक्ट के तहत तो 1935 ईस्वी का एक्ट। और ब्रिटेन की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया था किसी एक्ट के तहत, तो उस एक्ट का नाम है 1935 ईस्वी का एक्ट। तो यहाँ से ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है अपना सब भाई 1935 ईस्वी के एक्ट के बारे में जान गए।
अब बात आता है क्या, जरा उसको जो है समझते हैं। अभी जैसे ही सब भाई क्लास पढ़ना स्टार्ट किए थे तो आपको मैंने एक बात बताया था कि प्रेजेंट टाइम का जो भारतीय संविधान है उस भारतीय संविधान का अधिकांश भाग यदि किसी एक्ट से लिया गया है तो उस एक्ट का नाम है 1935 ईस्वी का एक्ट। लेकिन वह कौन कौन सी बात है जो वर्तमान संविधान में है लेकिन 1935 ईस्वी के एक्ट में नहीं था, तो ये भी पूछ देता है। तो जरा उसको देख लेते हैं। 1935 ईस्वी के एक्ट में लिखित संविधान का कहीं कोई वर्णन नहीं था। लिखित संविधान का वर्णन नहीं था। तो यहां से ये भी जाने, जबकि प्रेजेंट टाइम में आपको पता है कि हमारे देश का जो है लिखित संविधान है, और हमारे देश का लिखित संविधान ही नहीं कहा जाए दुनिया का सबसे बड़ा यदि लिखित संविधान किसी देश का है तो वो भारत का ही है। तो ये भी जान गए। दूसरा, अभी प्रेजेंट टाइम में जो आपके संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, लेकिन 1935 ईस्वी के एक्ट में मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं किया गया था। मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं किया गया था। तो यहां से ये भी जान गए। और साथ ही साथ जानेंगे कि प्रेजेंट टाइम में अभी आपके भारतीय संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख मिलता है, लेकिन 1935 ईस्वी के एक्ट में प्रस्तावना का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो यहां से ये भी जान गए कि प्रस्तावना का उल्लेख नहीं मिलता है। प्रस्तावना का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये बात भी जान गए। और साथ ही साथ एक चीज और भी जान लेंगे कि मौलिक कर्तव्य की भी चर्चा इस एक्ट में नहीं थी। मौलिक कर्तव्य की चर्चा नहीं थी। तो यहां से ये चीज जाने। तो जब भी आपको एग्जाम में पूछेगा कि 1935 ईस्वी के एक्ट में जो है किसका उल्लेख नहीं मिलता है, तो 1935 ईस्वी का जो ये भारत शासन अधिनियम है, इस भारत शासन अधिनियम में इन 4 चीजों का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि प्रेजेंट टाइम के संविधान में ये चारों चीजों का जो है उल्लेख अभी किया गया है। सबसे पहले तो जान ही रहे हैं कि लिखित संविधान का जो है उल्लेख जो है इस एक्ट में नहीं मिलता है, मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं मिलता है, प्रस्तावना का जो है उल्लेख नहीं मिलता है, और मौलिक कर्तव्य के बारे में भी जो है इस एक्ट में कहीं कोई चर्चा नहीं की गई है। तो यहाँ से 1935 ईस्वी के एक्ट के बारे में सब भाई जान गए कि 1935 ईस्वी के एक्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है। तो आज इतना ही रहने देंगे। ऑल दैट्स, थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।